बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डुअलिटी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं इससे पहले लास्ट लेक्चर में दी हुई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअल किस तरह बनाते हैं इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमन जाकर देख लें। इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि यूज़ डुअलिटी टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है। आपने इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। फंक्शन आपका है 4x1 + 2x2 + 3x3। सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट, दो कॉन्स्टेंट दे दिए गए हैं। आपने इसे डुअलिटी मेथड से सॉल्व करना है। अब डुअलिटी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, आपने ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है, इसे हम बोलते हैं प्राइमल। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं ऐसे प्रीमियल लिख दिया था स्पेलिंग में, तो वो काइंडली ज़रा उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। लफ्ज़ प्राइमल है PRIMAL। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने इस प्राइमल का डुअल तैयार करना होता है। तो वो कैसे तैयार होता है? गिवन प्रॉब्लम इज़ ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप एंड ऑल साइंस इन कॉन्स्टेंट्स आर ग्रेटर देन इक्वल साइन। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ दो कॉन्स्टेंट हैं और दोनों के जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल के साइन हैं। सो गिवन प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या था कि अगर ये मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो फिर इसके तमाम के तमाम जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल के होने चाहिए, और अगर ये लेस देन इक्वल का कोई साइन है तो फिर आप उस लेस देन इक्वल को ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करना पहले चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करते थे? आप पूरी इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते थे। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि आप पहले लेक्चर को लाजमन देख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि पहले आप कन्वर्ट कैसे करते हैं अपने दिए हुए प्राइमल को डुअल में। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, चीज़ ओके हो गई, ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म में ऑलरेडी है। अब अगला काम ये करना होता है, अब हमने इस प्रॉब्लम का डुअल तैयार करना है। और डुअल कैसे बनाते हैं? नेक्स्ट, एज देयर आर टू कॉन्स्टेंट, आपने देखा क्वेश्चन में दो कॉन्स्टेंट हैं इन प्राइमल, सो देयर विल बी टू डुअल वेरिएबल्स। तो आपके यहाँ पर दो डुअल वेरिएबल होंगे, नेमली W1 W2। उनके हम नाम रख लेते हैं W1 और W2। सो डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल इज़ गिवन बाय। अब आपके ये जो क्वेश्चन है इसका डुअल हमने कैसे तैयार करना है, जो मेन चीज़ आपने देखनी है, जो नई चीज़ है जो आप पहले आपने नहीं देखी, मतलब लास्ट लेक्चर में देखी है। तो अच्छा खैर चलें, किस तरह देखने बनाना है वो देखिएगा। सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अपना क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करना है, ये अगर ये मिनिमाइजेशन टाइप का है तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइजेशन टाइप का। ठीक है, आपको याद होगा कि जब आप सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में करते थे तो आप उस वक्त ये काम करते थे कि अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते थे -1 से। ये वो काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डुअलिटी में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने बनाना है वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन टाइप का फंक्शन बनाने लगे हैं, वो कैसे होगा तो देखिएगा। हमारा डुअल वेरिएबल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा जी मैक्सिमाइज z = अब ये आपके सबसे पहले तो दो वेरिएबल हैं ना यहाँ पर W1 और W2, वो आ जाएंगे यहाँ पर W1 एंड W2। अब इनके जो कोएफिशिएंट्स लेने हैं आपने वो कैसे लेने हैं आपने? आपके पास इन कॉन्स्टेंट्स में ये जो राइट साइड पर नंबर हैं 5 और 4, ये एक्चुअली कोएफिशिएंट्स होंगे W1 और W2 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला कोएफिशिएंट आ जाएगा 5 टाइम W1 और अगर नेक्स्ट आ जाएगा 4 टाइम W2। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया और यहाँ पर आप इसको z डैश कर लें। ठीक है, पहला आपका जो वेरिएबल था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो z है, यहाँ पर आप इसे z डैश कर लें। अब अगला ये है कि इस डुअल में आपने इसका क्या तैयार करने हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, वो कॉन्स्टेंट्स कैसे तैयार करते हैं वो देखें ज़रा। कॉन्स्टेंट तैयार करने के लिए आपने देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़रा इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा x1 की वैल्यू 2, कोफिशिएंट 2, इसमें x2 नहीं वो 0 आ जाएगा, इसमें x3 का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा,
x1 का कोफिशिएंट 2 आ गया, ये x2 का कोफिशिएंट आ गया 3 और x3 का कोफिशिएंट आ गया 1। ये मेरे पास आ गया जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इन कांस्टेंट की मदद से। आगे आपको मैं कहता हूँ इसका तरह वो ले लें ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, आ जाएगा 2 0 4 2 3 1। ये जो अब नंबर है ना, ये आपके पास जो आएंगे, ये आपने जो नए कांस्टेंट बनाने हैं उनके साथ लिखने हैं। मतलब कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा, ये लिखे जाएंगे इस तरह 2w1 प्लस 2w2, अगला आएगा 0w1 प्लस 3 टाइम w2, अगला आएगा 4 टाइम w1 प्लस 1 टाइम w2। नेक्स्ट अगली चीज़, यहाँ पर आपके पास जो इन कॉन्स्टेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल के साइन है, नए वाले जो कॉन्स्टेंट बनेंगे उनमें आएंगे लेस देन इक्वल के साइन, लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली चीज़, यहाँ पर इनके साइड पर ये जो कॉन्स्टेंट लिखने हैं वो कौन से हैं? इनके साइड पर वो वाले कॉन्स्टेंट लिखने हैं जो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्वेश्चन में x1 x2 x3 के कोफिशिएंट से, यानी 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4 2 3। ठीक है, तो ये आपका जी डुअल तैयार हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स वेयर आपके w1 w2, ये यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये आपका डुअल तैयार हो गया। ठीक है, अब आपकी ये समझिए एक नई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन टाइप की, और इसको आपने इसको अब आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर जो चंद एक चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी वही देखें। आपके क्वेश्चन में अगर 3 वेरिएबल हैं तो आप याद रखिएगा नया जो डुअल बनाएंगे उसमें 3 कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक होगी बात ये, एक तो ये चीज़ हो गई। अगली चीज़, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में जो प्राइमल है, ये वाला हिस्सा प्राइमल कहलाता है, इस प्राइमल में कांस्टेंट अगर 2 हैं तो डुअल में सिर्फ 2 वेरिएबल आएंगे। सही है, तो इससे ये तरह आपको याद रहेगा कि कितने वेरिएबल देने हैं डुअल वेरिएबल और कितने उसके कांस्टेंट बनेंगे। अगली चीज़ आपकी, अब ये मैं बताया कि अब अगला काम सेम वही है जो आप सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते थे, बिल्कुल वही काम करेगा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही काम करना होता है इसमें। आगे अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। आप जानते हैं कि आपने ये चीज़ याद हो गई आपको कि जब आपके पास ये लेस देन इक्वल के साइन होते थे तो आप इनको इक्वालिटी में चेंज करते थे। इक्वालिटी में कैसे चेंज करते थे, आप स्लैक वेरिएबल को प्लस किया करते थे। तो पहले कॉन्स्टेंट में आप s1 को ऐड करेंगे, स्लैक वेरिएबल का नाम s1 रख लेते हैं, वो आ जाएगा इक्वल टू 4, यानी कि ये हमारे पास ये बन जाएगा 2w1 प्लस 2w2 प्लस s1 इक्वल टू 4। दूसरे कांस्टेंट में नया स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर दिया, ये बन गया, और तीसरे कांस्टेंट में ये वाला ऐड कर दिया तो s3 ये आपके पास आ गया। और ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैसे का वैसे ही है, 5w1 प्लस 4w2, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया, और इनके साथ जो स्लैक वेरिएबल है उनको ऐड कर लिया। अगर आपने ये लिखने हैं 0s1 0s2 0s3 लिखने नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब और वेयर w1 w2 s1 s2 s3 ऑल आर द ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला काम आप जानते हैं कि जब आप इसे सिंप्लेक्स मेथड में आप जब अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है यानी इस तरह स्टैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल वगैरह आप इंट्रोड्यूस करवाते थे, तो उसके बाद आप मालूम करते थे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब अगला काम मालूम करना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि कुछ वेरिएबल्स को आप 0 के इक्वल पुट करते थे। अब किन वेरिएबल को 0 के इक्वल पुट करना होता था वो भी आपको पता है। आपके पास यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, इन तीनों कांस्टेंट्स में जो स्लैक वेरिएबल्स हैं इनको छोड़कर, ठीक है, जो से बाकी वेरिएबल जहाँ पर हैं उनको 0 के इक्वल पुट करना है। जैसे ये पहले कांस्टेंट में w1 और w2 है, इसको 0 पुट कर दिया, इधर भी w1 w2 है, इनको भी यहाँ पर भी w1 w2, यानी तीनों कांस्टेंट में सरप्लस वेरिएबल को छोड़कर स्लैक वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो नेक्स्ट पुट w1 इक्वल टू w2 इक्वल टू 0 टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। IBFS का मतलब होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यहाँ पर w1 और w2 को 0 पुट किया, s1 की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर w1 w2 को 0 पुट किया, s2 की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पर पुट किया तो s3 की वैल्यू 3 आ गई। ये तीनों आपके पास आ गए बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, और जिनको आप पुट करते हैं 0 के इक्वल दैट इज़ कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, आगे आपने इन सब को w1 w2 की वैल्यू तो 0 है, s1 s2 s3 की जो वैल्यूज़ निकली हैं इनको अब आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर पुट कर दें तो आप देखें z डैश की वैल्यू क्या निकलती है। देखें जी s1 s2 s3 की वैल्यू जो भी निकली हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगी ये सारा 0 हो जाएगा,
और W1 W2 आपने खुद जीरो के इक्वल पुट कर दिया था, तो ये भी सारा जीरो हो गया। तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू निकली है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की z डैश की, वो क्या आएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गई। ये तमाम चीज़ें आई होप कि आपको ये पता होंगी, आपने पहले ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सारी चीज़ें सिंपलेक्स मेथड में पढ़ चुके हैं। अब अगला काम आप जानते हैं क्या करेंगे, हम एक सिंपलेक्स टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, वो कैसे तैयार करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक सिंपलेक्स टेबल है उसमें आप ऑलरेडी चीज़ें आई होप को जानते हैं। सबसे टॉप रो में हम CJ लिखते हैं। CJ कैसे बनता है, आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर 5 4 0 0 0 और नीचे वाली जो रो है यहाँ पर जो बेसिस है, इसमें बेसिस में आप जानते हैं वो वाले वेरिएबल लिखते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास W1 W2 S1 S2 S3 हैं, ये टोटल 5 वेरिएबल लिख दिए मैंने, W1 W2 S1 S2 S3। इसके बिल्कुल ऊपर आप लिखेंगे इनके कोफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले, तो वो हैं 5 4 0 0 0। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें आपको रिवाइज़ करवाता हूँ, बाकी आप इंशाल्लाह जब सेकंड आइट्रेशन अभी करते हैं तो फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँगा। ये आ गया 5 4 0 0 0। ठीक होगी बात। ये आगे अब आपने यहाँ पर S1 S2 S3 ये कहाँ से आए हैं, ये जो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल बचे थे यानी ये वाले, ये यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और S1 S2 S3 लिखने के बाद अगली चीज़ है कि यहाँ पर ये S1 के सामने जो पूरे के पूरी एंट्रीज फिल करनी है वो कहाँ से होंगी। देखें, ये पहला कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट में W1 का कोफिशिएंट 2 है, W2 का कोफिशिएंट 2 है, S1 का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये W1 का कोफिशिएंट 2 लिख दिया, फिर W2 का कोफिशिएंट 2 लिख दिया, S1 का कोफिशिएंट 1 आ गया। ये आ गया ना 2 2 1। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, आगे पहले आप जानते हैं कांस्टेंट में S2 और S3 एब्सेंट है, वो मौजूद नहीं है, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा 0 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आप देखें यहाँ पर इसकी राइट साइड पर 4 है, तो ये यहाँ पर 4 आ गया B के बिल्कुल नीचे। ठीक होगी बात ये। आगे चलते हैं। सेकंड कांस्टेंट में W1 का कोफिशिएंट 0 है, W2 का कोफिशिएंट 3 है और S2 का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर S1 और S3 एब्सेंट है, वो 0 0 हो जाएंगे। यानी कि ये आ जाएगा W1 का कोफिशिएंट 0, W2 का कोफिशिएंट 3 है, S1 का कोफिशिएंट 0 है, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। और इस कांस्टेंट में जो राइट साइड है वो 2 के बराबर है, तो B की वैल्यू 2 आ गई। ठीक होगी बात ये। आगे चलते हैं। आगे अब आपके पास तीसरे कांस्टेंट में W1 का कोफिशिएंट 4 है, W2 का 1 है और S3 का कोफिशिएंट 1 है, और S1 और S2 0 है। तो ये आ गया W1 का कोफिशिएंट 4, W2 का कोफिशिएंट 1, बाकी इसमें S1 मौजूद नहीं है, S2 भी मौजूद नहीं है, S3 आपके पास 1 आ गया। और इसमें जो B की वैल्यू है, व्हाट इज़ B आपके पास तीसरे कांस्टेंट में है जी, सॉरी ये है 3 है, ये यहाँ पर 3 आ गया, ये इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर जो CB के नीचे आपने लिखना है, CB के नीचे आप क्या लिखते हैं, CB के नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर S1 S2 S3 के जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं, तो S1 S2 S3 के कोफिशिएंट क्या हैं ऊपर 0 0 0, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे 0 0 0। नहीं जी, ये हमारा बेसिक सिंपलेक्स टेबल तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि हम ये ZJ निकालेंगे। ZJ यहाँ पर मैंने लिखा Z डैश जे क्यों लिखा, आप देखें आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब इस वक्त बना हुआ है उसमें वेरिएबल Z डैश लिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा ZJ डैश। अब ZJ डैश कैसे निकालते हैं, आप ये जो CB के नंबर होते हैं इनको कॉलम वाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएं और ऐड करते जाएं। 0 × 2 0, 0 × 0 0, 0 × 4 0, फाइनल सबको ऐड करके 0 आ गया। 0 × 2 0, 0 × 3 0, 0 × 1 0, ये 0 आ गया। ये सबको जब 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप जानते हैं ये 0 ये 0 ये 0 सारे 0 आ जाएंगे, क्योंकि इधर सारे नंबर 0 है। अब आपने ये ZJ - CJ ये रो निकालनी है। ये कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, जो टॉप रो आपकी होती है ये 5, इस टॉप रो में से इस नंबर को माइनस करना है आपने, ZJ के नंबर को। तो 5 - 0 दिस इज इक्वल टू 5। अच्छा, आगे ये 4 - 0 दिस इज इक्वल टू 4, और 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0, 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0, 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये आपकी लास्ट रो तैयार होगी, CJ - ZJ रो। ठीक है, अब आपने इसके बाद एक्चुअली अगला काम ये करना होता है, परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या होता है, वो उसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या ये जो मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है ना इस वक्त ये हमारी, तो क्या ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में तमाम के तमाम CJ - ZJ रो जो लास्ट रो है इसके तमाम नंबर लेस दैन इक्वल टू 0 हैं, यानी नॉन पॉजिटिव होने चाहिए। सिंस ऑल CJ - ZJ Z डैश J
आर नॉट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये तमाम के तमाम लेस देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। देखें ना, ये तो ज़ीरो हैं, लेकिन ये लेस देन ज़ीरो से मुराद है ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। या आप इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एज देयर आर सम एलिमेंट्स इन सी जे माइनस जी जे रो, जी जे डैश रो विच आर पॉजिटिव, सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। लिहाजा अभी आपका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकला ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना, सो वी मूव टुवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अब वो मूव कैसे करते थे? वो मूव करने का तरीकाकार ये होता था कि आप इस टेबल में से दो चीज़ें मालूम करते थे। एक ये था कि इसकी की रो कौन सी है और दूसरा ये कि की कॉलम कौन सा है। अब वो की रो कैसे तलाश करते थे और की कॉलम कैसे तलाश करते थे? की कॉलम तलाश करने के लिए आप सबसे पहले देखते थे कि इस रो में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, वो 5 है। तो ये हमारा जो है ना जी की कॉलम है। की कॉलम कौन सा हो गया? W1 हमारा की कॉलम हो गया, ठीक है। अब आपने तलाश करनी है यहाँ पर की रो। की रो कैसे तलाश करते थे? आप क्या करेंगे, ये जो बी के नंबर्स हैं ना, बी के नंबर्स कहाँ तक? S1 S2 S3 यहाँ तक, इधर तक। इन तीनों नंबर्स को W1 के नंबरों पर डिवाइड करना आपने। 4/2 रेशो निकालेंगे, 4/2 दिस इज इक्वल टू 2, 2/0 दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। आगे 3/4 दिस इज इक्वल टू 0.75। अब आपने ये जो रेशो निकाल लिया, इस रेशो निकालने के बाद आपने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट रेशो कहाँ पर आई है। स्मॉलेस्ट जो आपकी पॉजिटिव रेशो है वो कहाँ पर है? आपकी जो स्मॉलेस्ट सॉरी नॉन नेगेटिव रेशो कहाँ पर है? तो वो आपके पास बनती है 0.75, ये स्मॉलेस्ट है। ये कौन सी रो बनती है? S3 रो। इसका मतलब S3 जो है वो हमारी की रो है और की कॉलम कौन सा है? W1। अब S3 में और W1 की इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहा है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड द की एलिमेंट। इसे की एलिमेंट बोलते हैं या समटाइम आप इसे पिवट एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये जनाब यहाँ तक करने के बाद अगला काम आपका ये होता है, अब आपने बनाना होता है सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। ये हमारा आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का टेबल, जिसमें Z डैश की वैल्यू कितनी निकली हुई है? ये रही जो B के नीचे है, वो ये 0 है। अच्छा, अब अगला जो टेबल आपने बनाना है सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, वो कैसे बनाते हैं आप जानते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका ये जो S3 है ये वाला वेरिएबल आउटगोइंग हो जाएगा, यानी इसको छोड़ देंगे, ये निकल जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? W1 आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, W1 आने के बाद अगला काम ये है कि ये जो पिवट एलिमेंट है इसको आपने 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे? आप पूरी की पूरी ये जो तीसरी रो है R3 को 4 पर डिवाइड कर लेंगे। 4 पर डिवाइड करके ये सारे के सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, सही है। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब यहाँ पर 1 बन जाएगा तो इसके उस 1 के ज़रिए ऊपर वाली रो को आप क्या करेंगे? 0 करेंगे। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको कैसे 0 करोगे? R1 इसमें 2 है तो रो 1 में से यहाँ पर 1 बनाने के बाद रो ऑपरेशन लगानी है, आप जानते हैं। ये फ़र्ज़ करें ये 1 बन गया है तो R1 - 2 टाइम R3, मतलब जो रो ऑपरेशन आप लगाओगे, आई होप कि अब तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। R1 - 2 टाइम R3, ये वाली रो ऑपरेशन लगानी है। तो पहले आपने रो ऑपरेशन लगानी है ये R3 और R4, और फिर रो ऑपरेशन लगानी है R1 - 2 R3। इसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा आएगा? S3 की जगह W1, और इधर साथ ही W1 की वजह से उसका कोएफिशिएंट क्या है? ऊपर 5 है, वो 0 की जगह 5 आ जाएगा। तो नया टेबल आपके पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब ले बेटा, नेक्स्ट आपका जो सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, इसमें रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये सारा टेबल आपके पास आ जाएगा। 0 3/2 1 0, ये -1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला काम वही है कि मैंने ये सारा रो ऑपरेशन लगा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, और अगर इन केस आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या आपको ये चीज़ें नहीं समझ आई ये रो ऑपरेशन कैसे लगाई है, तो आप मेरा चैप्टर नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ओपन करें। उसमें लेक्चर आप ओपन करेंगे सिंपलेक्स मेथड का, ठीक है, सिंपलेक्स मेथड एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। आप उसको ओपन करें, वहाँ पर मैंने एक एक स्टेप जो है ये इसको एलैबोरेट किया हुआ है। तो अगर वहाँ से आपको ये नहीं समझ आती तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने ये जी डैश ये रो तैयार करनी है, वो आप जानते हैं कैसे तैयार करेंगे। आप इन नंबर्स को ये कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 0 0 0 × 0 0 5 × 1 5 आ जाएगा। ऊपर वाले दोनों नंबर 0 हैं, इसलिए ऊपर वाली दोनों रो को आप छोड़ दें, वो कंसीडर ही ना करें, वो तो खुद ही 0 हो जाएंगी। आखिरी रो को इससे मल्टीप्लाई करें। 5 × 1/4, ये 5/4 आ जाएगा। 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 5/4 5/4, और 5 × 3/4 ये आ जाएगा 15/4, ठीक है। अब आप जानते हैं कि टॉप रो में से इसको माइनस करेंगे। 5 - 5 दिस इज़ 0, 4 में से 5/4 को आप माइनस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 11/4। 0 - 0 दिस इज़ 0, 0 - 0 दिस इज़ 0, 0 - 5/4 ये आ जाएगा -5/4। अब आप क्या देखें कि क्या आपका सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन चुका है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट आप परफॉर्म करें, नहीं बना। आप देखेंगे अभी भी इसमें एक नंबर ये पॉजिटिव है,
ठीक है। और ये जहाँ पर पॉजिटिव है एक ही नंबर रह गया है, इसका मतलब यही हमारा जो है वो की कॉलम है। तो की कॉलम हमारा आ गया W2। अब मुझे चाहिए की रो। की रो कैसे तलाश करेंगे, आप जानते हैं ये जो बी के नंबर हैं इनको W2 के नंबर यानी कि की कॉलम के नंबरों पर डिवाइड करेंगे। तो 5/2 को 3/2 पर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रेशो पर 5/3। 2 को 3 पर डिवाइड कर लें, आंसर आएगा 2/3। 3/4 को 1/4 पर डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 3। अब आप देखें कि आपकी जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो है वो कौन सी है, सबसे छोटी, ये 2/3 है। ठीक है, ये जिस रो में है वो आपकी की रो है, यानी S2 हमारी की रो है, और कॉलम कौन सा है, की कॉलम वो W2 है। तो अब आप इनकी इंटरसेक्शन में, यानी ये देखें ये वाला जो है सारा, ये मेरा है की कॉलम, ठीक है, और ये सारी जो है S2 ये मेरी क्या है, की रो है। इन दोनों की इंटरसेक्शन में जो नंबर आपके पास आया है 3, दिस इज़ द की एलिमेंट या पिवट एलिमेंट। इसको मैंने बनाना है 1 के बराबर। अब 1 बनाऊंगा, और 1 कैसे बनेगा, पूरी की पूरी सेकंड रो को 3 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 पर डिवाइड करने के बाद उस 1 के जरिए आपने ऊपर और नीचे दोनों को 0 करना है। ठीक है, वो आप जानते हैं कैसे रो ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में से माइनस कर देंगे 3/2 टाइम R2 को। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ मालूम होनी चाहिए। इस यहाँ पर 1 है और इस 1 के लिए इन दोनों को 0 करना है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़ ये है कि ये यहाँ पर W2 मेरा इनकमिंग वेरिएबल है, और S2 ये जो रो है की रो, इसको हटा देंगे S2 को, इसकी जगह ये वाला नया वेरिएबल लिखेंगे W2, और W2 का कोफिशिएंट 4 है। तो आपके पास जो नया टेबल बनेगा सेकंड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के बाद थर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, वो ये आ जाएगा। एक ही टेबल में अब आप सारा कर सकते हैं, बस एक मरतबा पहले आपने जो टेबल बनाया सिंपल बेसिक सिंपलेक्स टेबल का, उसको लहदा बनाकर तो ज़्यादा बना देंगे, तो उससे आपका जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा इत्मीनान में ले लें आप, कि आपको मतलब इससे इसको ये आइडिया हो जाएगा बच्चे को पता है ये सारा काम का। ठीक है, बाकी आप ये एक ही टेबल में करते रहें सारा। अब इसके नीचे जो टेबल बनाया है वो उसमें क्या करना है, थर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में आपने सिर्फ यहाँ पर ये वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। कौन कौन सा चेंज होगा, S1 तो वैसे का वैसे रहेगा, S2 की जगह नया वेरिएबल आएगा W2, और W1 एज इट इज़, यानी S1 और W1 पहला और आखिरी ये दोनों वेरिएबल एज इट इज़, इसकी जगह S2 की जगह नया वेरिएबल आ जाएगा W2। तो वही मैंने लिखा है S1 W2 W1। S1 का कोफिशिएंट 0 ये लिख दिया, W1 का कोफिशिएंट नीचे 5 वैसे ही एज इट इज़ आ गया। W2 का कोफिशिएंट ऊपर कितना है, 4 है, तो यहाँ पर ये आ गया 4 के बराबर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब क्या करना है, अब अगला काम वही है कि मैंने रो ऑपरेशन लगानी है, इस सारे के सारे को मैंने 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, इस पूरी की पूरी रो को 3 पर डिवाइड कर देते हैं। 0 को 3 पर डिवाइड किया 0, इसको 3 पर डिवाइड किया ये 1 आ गया, इसको 3 पर डिवाइड किया ये 0 आ गया, इसको 1 पर डिवाइड किया ये 1/3 आ गया, इसको 0 पर डिवाइड किया दिस इज 0/3 0, इसको 2 पर डिवाइड किया 3 पर 2/3 आ गया। अब मैं बता रहा था कि इस 1 के जरिए 3/2 को आपने 0 करना है। कैसे रो ऑपरेशन लगाएंगे, आप रो ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस 3/2 टाइम R2। ठीक है, ये रो ऑपरेशन लगेगी, ये रो ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऊपर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये रो ऑपरेशन पूरी की पूरी लगानी है, यहाँ पर 0 ये 0 ये 0 ये तो सेम रहेगा। इसको आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया ये भी 0 आ गया। इसको 1 को मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ, ऊपर माइनस कर दिया, ये रह गया -3/2। ठीक है, ये एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नीचे 0 है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई ऐड करके, तो ये 3/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसी तरह ही आप जानते हैं कि यहाँ पर 1/4 इसको मैंने 0 करना है, तो कौन सी रो ऑपरेशन लगेगी, R3 माइनस 1/4 टाइम R2। ठीक है, वो रो ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ पर 0 बनेगा, सही है। यहाँ पर आपके पास ये 1 आ गया, मतलब ये अब आप रो ऑपरेशन लगाते रहें और देखते रहें, ये सारे के सारे नंबर अब आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। 1 अगला नंबर आएगा 0, -1/12, 1/4, और ये आपके पास आ जाएगा 7/12। ठीक होगी बात ये। अब अगला काम आप जानते हैं, ये टेबल तैयार हो गया। इन नंबर्स को आपने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है G-J निकालने के लिए। 0 × 0 0, 4 × 0 0, 5 × 1 5 आ गया। 0 × 0 0, 4 × 1 4, 5 × 0 0, ये 4 आ गया। ये सबको इन 0 से मल्टीप्लाई किया, ये सारे 0 0 आ जाएंगे। 0 से मल्टीप्लाई किया ख़त्म हो गया। 4 × 1/3 4/3, और ये आ गया -5/12। तो 4/3 और -5/12 इनको सोल्व कर लें अब आप। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 11/12। ठीक होगी बात ये। अच्छा, 0 × -1/2 0, 4 × 0 0, ये आ गया 5/4। ठीक होगी बात ये। अच्छा, 0 × 3/2 0, 4 × 2/3 ये आ गया 4 2 8 8/3, और 5 × 7/12 ये आ गया 35/12। इसको एलसीएम लेने आ जाएगा 67/12। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है आपने, जो टॉप रो है ना, CJ - C' कैसे निकलता है, टॉप रो में से आपको उनको माइनस करना है। टॉप रो कहाँ थी, ये ऊपर पड़ी हुई है।
ये 5 है, इस 5 में से आपने किसको माइनस करना है, इस 5 को, 5 माइनस 5 0। अब इसके ऊपर है 4 और ये क्या है, ये भी 4 है, 4 माइनस 4 0। अब इसके ऊपर कौन है, S1 के ऊपर 0 और इधर भी क्या है, ये भी 0 है, 0 माइनस 0 0। आगे आप जानते हैं S2 और S3 हैं और S2 और S3 के कोफिशिएंट ऊपर आप देख लें क्या है, 0 हैं। तो इनमें से जब 0 0 में से 11/12 को माइनस करेंगे, ये माइनस 11/12 हो जाएगा, ये माइनस 5/4 हो जाएगा। अब आप देख लें, सिंस आल CJ माइनस ZJ डैश आर लेस दैन इक्वल टू 0, तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो लेस दैन इक्वल टू 0 आ गए हैं। सो थर्ड बेसिक विजिबल सोल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास बेसिक कौन कौन से बेसिस में वेरिएबल आ गए, S1 की वैल्यू आ गई, ये 3/2, ये मैंने 3/2 लिख दी, ठीक है। W1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/12, ये 7/12 लिख दी। W2 की वैल्यू आ गई 2/3 लिख दी। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकलती है वो है 16/7/12, ये 67/12 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि इस तरीके से आपको इस तरीके से हमने करना है। ये सारा सिंपलेक्स मेथड ही है। इसमें जो नई चीज़ सिर्फ आपने सीखी है वो ये है कि आपने किस तरीके से दी हुई प्रॉब्लम को डुअल में कन्वर्ट करना है। बाकी सारा का सारा मैंने सिंपलेक्स मेथड इस्तेमाल किया है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।